गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3 को। आज लास्ट टॉपिक है हिंदी मीडियम के लिए। तो देखो, आप इस चैप्टर को अंदर अपन ने जो लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि एक द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर जब हम घुमाते हैं उसके लिए हमें बाह्य बल के अधीन, बाह्य बलागुण के अधीन कार्य करना पड़ता है। और उस कार्य का जो अपने फॉर्मूला कंटिन्यू, अगर हम बात करें, ये कंटिन्यूड है, कंटिन्यू चल रहे हैं। W इक्वल्स टू, या इसको U बोला था मैंने कि भाई ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। cos θ1 माइनस cos θ2। किसी द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य का ये फॉर्मूला मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब इसके अंदर अपन स्पेशल केस लगा रहे हैं, ये प्रारंभिक कोणीय स्थिति या अंतिम कोणीय स्थिति। अब मैं इसके अंदर एक स्पेशल केस लगाता हूँ। स्पेशल केस फर्स्ट है ना, θ1 इक्वल्स टू 0 डिग्री से, मतलब विद्युत क्षेत्र के समांतर वाली अवस्था से सब कोण जो है, कोण हमेशा P और E के मध्य होता है, से θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री तक अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो उसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बताइए इसके अंदर क्या हो जाएगा। W इक्वल्स टू, इन दैट केस PE, ये हो जाएगा आपके cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ 90। सबको पता ही है क्या वैल्यू होगी आपकी PE, यहाँ पे हो गया, इसकी वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू 0। तो ये आपका जो वर्क डन है वो प्लस PE, मतलब धनात्मक कार्य होगा। नोट करते रहना दिमाग में, धनात्मक कार्य है। स्पेशल केस नंबर सेकेंड, अगर हम यहाँ ले लें θ1 इक्वल्स टू 0 डिग्री से θ2 इक्वल्स टू 180 डिग्री तक घुमाने में, तो इसके अंदर हो जाएगा W इक्वल्स टू, बोलो PE के साथ में ये हो जाएगा cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ 180। रेडियन में लो तो 0 और फिर यहाँ पाई आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए cos 0 डिग्री की वैल्यू तो होती है 1 और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो W इक्वल टू, बोलो उसको घुमा रहे हैं यहाँ से 0, मतलब उसकी अवस्था से, तो बोलो जो E के समांतर माइनस -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 2PE, धनात्मक कार्य। फिर आप देख लीजिए स्पेशल केस नंबर हम लेंगे इसके अंदर थर्ड, कंटिन्यू के अंदर θ1 इक्वल्स टू 0 डिग्री से θ2 इक्वल्स टू 360 डिग्री तक अगर हम घुमा रहे हैं, मतलब पूर्ण चक्र घुमाना, पूर्ण चक्र में घुमाने पर, पूर्ण चक्र में क्या करने पर, घुमाने में किया गया कार्य। तो देखो यहाँ पे W इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके PE, ये हो गया cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ 360। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो PE की जगह PE, cos 0 की वैल्यू 1, 360 की वैल्यू भी वापस सेम ही होती है ना। cos 360 और cos 0 सेम होता है। थोड़ा ध्यान देना कि जैसे यहाँ पे अगर आपने लिया 0 डिग्री, तो ये 90, 180, 270 और वापस यही आता है 360। तो cos 0 और 360 दोनों की वैल्यू क्या होगी 1 में से 1 गया, तो आपका जो वर्क डन है पूर्ण चक्र में कार्य 0। पूर्ण चक्र घुमाने में, पूर्ण चक्र में कार्य कैसा है 0। अगर किसी को पूर्ण चक्र में घुमाने में कार्य अगर 0, तो 100% मान के चलो कि ये वो क्षेत्र जो है वो संरक्षित क्षेत्र है। ये संरक्षित क्षेत्र का प्रूफ हो गया कि भाई विद्युत क्षेत्र जो है वो संरक्षित प्रकृति का होता है, जिसमें एक द्विध्रुव को पूर्णतः घुमाने में किया गया कार्य जो है वो ZERO, मतलब कि 0 होता है, जो आपको यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार हमने एक केस ले लिया जिससे हमें पता लग जाता है धनात्मक कार्य है, ये इससे डबल कार्य हो गया, और अलग अलग अवस्थाओं में हम इसका मान अलग अलग तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में मतलब एक्सटर्नल फील्ड होगा में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, या इसको विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी बोल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। मतलब हमें एक द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है बाह्य विद्युत क्षेत्र में। नोट कीजिएगा, द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ता है, वो कार्य उस क्षेत्र में द्विध्रुव के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो विद्युत द्विध्रुव को, मतलब बहुत वही सिंपल ही परिभाषा है, क्योंकि ये दो आवेशों को साथ लाना है। विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य
उस क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है या उसके तुल्य होता है। स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। जो कार्य है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, मतलब वो W क्या बन जाता है, U। बशर्ते आप डाइपोल को, द्विध्रुव को अनंत से उस क्षेत्र के अंदर लाओ। कहां पे, बाह्य विद्युत क्षेत्र, अनंत से बाह्य विद्युत क्षेत्र में। यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जा रहा है। तो इस टॉपिक को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि पहले हम इसको लेके आएंगे और फिर घुमाएंगे। तो यहाँ पे हम दो अवस्थाओं में बात करेंगे। पहले हम बाह्य विद्युत क्षेत्र बना देते हैं, थोड़ा अलग टाइप का टॉपिक है, इसलिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र है। बाह्य विद्युत क्षेत्र का मतलब वो होता है जो क्षेत्र किसी अन्य स्रोत के द्वारा लगाया जाता है ना। मुख्य आवेश का नहीं हमने लगाया, अप्लाइड किया, हमारे द्वारा लगाया गया। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे एक तरह से आपको समझना है कि ये एक तरह की पूरी प्लस बॉडी है और इधर ये माइनस बॉडी है, प्लस से माइनस जाती है, बल देखा है। आप क्या कर रहे हो, अब एक आवेश को अनंत से लेके आओगे, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, द्विध्रुव तभी बढ़ेंगे। ये प्रारंभिक अवस्था में कहां पे रखे गए हैं, अनंत पर। जब आप अनंत से इसको लेके आओगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है तो माइनस वाले को तो लाने के लिए खुद जिम्मेदार है, मतलब खुद बाह्य विद्युत क्षेत्र माइनस को तो लेके आ रहा है। देख रहे हो आप, अगर ये मान लो इस साइड आता है तो ये इसको कौन लेके आएगा, देखो ये प्लस है, बाह्य विद्युत क्षेत्र खुद इसको क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, तो ये तो आएगा। और इसको हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाह्य बल। ये आएगा किसके प्रभाव में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आएगा और ये आएगा हमारे किसके प्रभाव में, बाह्य बल के प्रभाव में। एक बात देख लो, आप नोट कर लो इस चीज को। तो इसका मतलब हम जैसे मान लो इन दोनों को एक ही पॉइंट पे लाते हैं। अगर मैं इसको और इसको दोनों को एक ही पॉइंट पे लाऊंगा तो इसके लिए तो कार्य माइनस हो गया और इसके लिए कार्य क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि एक तो विरुद्ध है और एक उसके अंदर है। तो ये एक कार्य नेगेटिव और एक कार्य क्या हो गया, पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यहां तक तो दोनों का कार्य 0 हो गया, लेकिन हम इसको आगे लाते हैं, किसको, माइनस क्यू को आगे लाया जाता है, किसके सापेक्ष, प्लस क्यू के सापेक्ष। आपको द्विध्रुव बनाना है, तो द्विध्रुव कब बनेगा, जब एक माइनस क्यू होगा और एक प्लस क्यू होगा और उनके बीच में कुछ पर्टिकुलर दूरी होगी। तो देखो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये इनका सेंटर पॉइंट हो गया, और यहां से यहां तक जो हमारी दूरी हो गई वो क्या हो गई, 2a। मतलब हमने माइनस क्यू को प्लस क्यू के सापेक्ष अधिक 2a दूरी तक आगे ले गए। यहां तक जाते दोनों को तो समान कार्य होता, प्लस माइनस में होता, टोटल 0 हो जाता। हमें वो कार्य निकालना है जो हम उसको लेके आते हैं यहां से यहां तक, समझ गए। अनंत से क्षेत्र के अंदर लाने में हमें द्विध्रुव बढ़ाना है, तो हमें इसको अतिरिक्त दूरी से लाना पड़ता है, मतलब माइनस क्यू को प्लस क्यू के सापेक्ष एक्स्ट्रा दूरी चलानी पड़ती है, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा। तो यही कार्य काम आएगा, क्योंकि यहां तक तो वो सेम था, अब ये अधिक दूरी बढ़ा, ये वाला ही काम आएगा, हमें उस क्षेत्र के अंदर वाला काम करेगा। तो ये हमारा द्विध्रुव यहाँ पे बन गया ए बी, और हमेशा ध्यान रखो ऐसे लगा रहे हो जैसे आप पी वेक्टर ई वेक्टर के समांतर है, ये ई वेक्टर ना इसके समांतर है। तो यहाँ और फिर हम क्या करेंगे, ये तो फिर उसको घुमाने में कार्य करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर, मतलब अब देखो विद्युत क्षेत्र के समांतर मतलब P वेक्टर जो होगा इसका, P वेक्टर और E वेक्टर कौन सी दिशा में हो, समान दिशा में, ऐसा लाने का प्रयास करेंगे। समान दिशा में समांतर लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे उसको वहां से वहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, बताइए। कार्य इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइनस क्यू तो आ रहा है किसके अधीन, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, प्लस क्यू किसके प्रभाव में आ रहा है, बाह्य बल के प्रभाव में। तो इसका जो इस पे बल लगेगा माइनस क्यू ही और इस पे बल लगेगा प्लस क्यू ही, तो एक ही बिंदु पे लाओगे तो 0 हो जाएगा। यहां माइनस क्यू को प्लस क्यू के सापेक्ष 2a अतिरिक्त दूरी तक लाने में विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य निम्न होगा।
आपको वो कार्य ज्ञात करना है जो माइनस क्यू को प्लस क्यू के सापेक्ष लेके आते हो। कार्य बराबर माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल वही तो लेके आ रहा है, इनटू माइनस क्यू की प्लस क्यू के सापेक्ष अतिरिक्त दूरी, कितनी एक्स्ट्रा दूरी, अतिरिक्त दूरी या इसका विस्थापन कितना हुआ वो देखना है। तो वापस देख लीजिए, यहां तक तो दोनों का सेम कार्य होगा, कुछ कार्य हुआ ही नहीं प्लस माइनस में, लेकिन अब इसको यहां लाए तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। पहले एक ही चीज को यहां लाते, एक ही चीज को यहां लाते, अब इससे तो द्विध्रुव बना नहीं, तो एक को आगे लेके आए, ये वाला कार्य निकालना है, एक के सापेक्ष दूसरे को, एक आवेश के सापेक्ष दूसरे को। तो अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर कितना बल लग रहा है, इसके ऊपर कितना बल लग रहा है। ये आपने नोट कर लिया होगा, ये अभी काम भी आएगा इसके अंदर। तो ये कार्य हम इसको मान लीजिए, इसको W1 नाम दे देते हैं पहले वाले कार्य को। माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है वो हमारे पास सूत्र है, हम लोग जानते हैं माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस क्यू ई, पहले बता चुका हूं, F बराबर ma वाले फॉर्मूले से माइनस क्यू ई हो जाएगा। उसके बाद माइनस क्यू की प्लस क्यू के सापेक्ष अतिरिक्त दूरी, तो बताओ कितनी दूरी तक एक्स्ट्रा ले जाया जा रहा है उसको, तो आप कहोगे 2 है। देखो इसमें मैंने जो सूत्र काम में लिया वो सूत्र ये है कि E बराबर होता है F बटा Q, तो F बराबर क्या हो गया QE, माइनस तो माइनस हो गया क्योंकि ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के अधीन हो रहा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में हो रहा है, इसके ऊपर बाह्य बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, खुद ही अपने आप ले रहा है, क्षेत्र इसको ले जा रहा है, इसको हम ले जा रहे हैं। तो इस चीज को नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस क्यू इंटू 2a गुणा क्या हो गया E, W1 बराबर ये Q इंटू 2a किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे ये बराबर होता है किसके, द्विध्रुव आघूर्ण के। तो बताइए इसको क्या लिखूंगा मैं, माइनस पीई। और यही कार्य जो है मैंने आपको कहा था, ये कार्य किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा में, कार्य स्थितिज ऊर्जा। तो U1 बराबर हो गया माइनस पीई, समीकरण नंबर 1। बताओ ये कौन सा कार्य है, यह द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर के समांतर लाने में किया गया कार्य या संचित ऊर्जा है, संचित स्थितिज ऊर्जा है। समझ गए आप बात, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, घुमाने में, अगर ये तो यहां तक लेके आ गए, इसको रख दिया यहाँ पे, अब इसको घुमाने में पुनः द्विध्रुव को इस साम्य अवस्था मतलब जिसमें P वेक्टर और E वेक्टर कौन सी दिशा में हो, समान दिशा में, ये साम्य अवस्था है, से मतलब थीटा, साम्य अवस्था का मतलब समान दिशा मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा कोण तक, थीटा कोण मतलब थीटा 2 इक्वल टू थीटा तक घुमाने में कार्य। अगर हम यहां से यहां तक घुमाने में करते हैं तो वो कार्य कैसे होगा वो देखते हैं। हमारे पास सूत्र है घुमाने में कार्य वाला, W बराबर PE, ये होता है cos θ1 माइनस cos θ2। अब बोलो कहां से कहां तक घुमा रहे हो आप, तो आप क्या होगे सर, पहले तो उसको साम्य अवस्था में और फिर थीटा कोण तक, तो बोलो क्या हो जाएगा, W2 बराबर PE, बोलते रहे cos, स्टार्टिंग में 0 डिग्री पे और बाद में थीटा, मतलब यहाँ था और यहाँ से आप उसको यहाँ ले गए, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे उसको ले जाओगे, थीटा 0 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाने, मतलब ये द्विध्रुव बाद में यहाँ आ जाएगा, अगली अवस्था में ना ये A डैश और ये B डैश, ये वाला वर्कडन होगा घुमाने में। तो बताइए क्या हो जाएगा, W2 इक्वल टू PE, ये हो गया 1 माइनस, यहाँ पे थीटा आएगा, θ2 इक्वल टू थीटा कोण तक घुमाने में थीटा, तो ये हो गया आपके U2 इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा, समीकरण नंबर 2। पहले द्विध्रुव को लाने में, फिर द्विध्रुव को घुमाने में। अब दोनों कार्य ऐड कर लो, क्योंकि कार्य तो हमेशा ऐड होते हैं, अदिश राशि है। एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, और अब कंटिन्यू करेंगे हम टोटल कार्य या कुल संचित ऊर्जा, कुल कार्य या कुल संचित ऊर्जा। अतः कुल कार्य, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, कुल कार्य ऑब्लिक कुल संचित ऊर्जा, जिसको हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी बोलेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा।
अब बताइए क्या हो जाएगा, u इक्वल टू u1 प्लस u2। पहले लाने में द्विध्रुव के समांतर मतलब विद्युत क्षेत्र के समांतर और फिर घुमाने में यस बोलते रहो। इसकी वैल्यू तो हो गई आपके माइनस पीई, सॉरी ये हो गई माइनस पीई, ये हो गई प्लस पीई, 1 माइनस कॉस थीटा। आप इसमें से माइनस पीई इसको यदि कॉमन ले लो या गुणा कर दो, ये गुणा कर दिया मैंने, तो अभी आपके क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस का पीई कॉस ऑफ थीटा। समीकरण नंबर 3 समझ गए आप, बिल्कुल u इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, समीकरण नंबर 3। फिर मैं कहूंगा थीटा किसके मध्य कोण है, P और E के मध्य कोण। ये हमेशा याद रखो, P और E के मध्य क्या होता है, कोण। P की दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर, ये माइनस आगे लग गया, P cos थीटा हो गया। स्टेबिलिटी को शो करता है, ये मेन फॉर्मूला हो गया अपने विद्युत स्थितिज ऊर्जा का, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को लाने में की जाती है। अब इसके अंदर स्पेशल केस लगेगा फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल केस फर्स्ट। इसमें लिखेंगे इफ थीटा इक्वल्स टू, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, मतलब इसको P वेक्टर एवं E वेक्टर समान दिशा में हो, ये साम्य अवस्था आ गई इसकी, है ना, ये साम्य अवस्था की स्थिति आ गई। तो देखो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू, मतलब वो वहां तक हिला है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, u इक्वल टू माइनस पीई, ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपकी ये वैल्यू जो आपके आ गई, ये वैल्यू अपने आप में ऋणात्मक है। ये क्या सा मान दिया, ऋणात्मक मान दिया, ऋणात्मक मान है इसलिए ये मिनिमम मान है, और ये न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा हो गई, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है। और जो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो इस अवस्था को हम स्थायी संतुलन अवस्था की शर्त बोलते हैं। इसको कौन सी अवस्था बोलते हैं, स्थायी संतुलन अवस्था। पूछते हैं कई बार कंपटीशन एग्जाम में स्थायी संतुलन, मैंने पहले भी कहा था स्थायित्व ज्यादा कब होगा, स्थायी संतुलन कब होगा, मतलब स्टेबल रहेगा, है ना, मूव नहीं करेगा, उसी पोजीशन में रहना चाहता है ना। तो ये कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, और इसका फॉर्मूला ये होगा मिनिमम। ये दोनों इनवर्सली होते हैं, ये कम है तो ये हमेशा स्थायित्व ज्यादा होगा। स्पेशल केस सेकंड में हम लेंगे इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब क्या हुआ, P वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया किसके, E वेक्टर के। तो बताइए समीकरण 3 से क्या होगा, रखते ही आंसर आ जाएगा। 3 से आप देखेंगे u बराबर माइनस पीई कॉस ऑफ 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आपकी ये कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इसका मतलब 0 पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती है, कोई एनर्जी नहीं है। अब आ जाओ तीसरे केस की बात करेंगे, नोट कर ले एक बार। और अब हम बात करेंगे स्पेशल केस नंबर 3 की। क्या कहता है हमारा स्पेशल केस नंबर 3, वो भी आप देख लो। इसमें आप क्या करोगे, स्पेशल केस 3 में इफ थीटा इक्वल्स टू 180 का मतलब समझे आप, यूं अपोजिट, यूं था जिधर उसको घुमा के यूं कर दिया, पहले यूं था तो P भी इधर, E भी इधर, थीटा 0 डिग्री, फिर यूं कर दिया थीटा 90, अब यूं कर देंगे, मतलब क्या हो गया, P वेक्टर एवं E वेक्टर विपरीत हो, P वेक्टर E वेक्टर के विपरीत दिशा में हो, कि विपरीत दिशा में हो। अगर विपरीत दिशा में है मतलब कि ये यूं हो गया ना, P वेक्टर की दिशा इधर और ये इधर, मतलब यूं समझ लीजिए कि ये माइनस Q और ये प्लस Q, ये A और ये B, इसकी दिशा हो गई ये P वेक्टर की, और बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। देन आपका u इक्वल्स टू, वही बात है समीकरण 3 का ही उपयोग करोगे, माइनस पीई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कॉस ऑफ 180। अभी बता चुका हूं मैं आपको, पीई कॉस 180 की वैल्यू -1, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आपका जो ये है धनात्मक मान आ गया। कौन सा मान आया, धनात्मक मान। धनात्मक है तो 100% ये क्या हो गई, मैक्सिमम, मतलब अधिकतम स्थितिज ऊर्जा हो गई। और अगर स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है तो मैंने आपको कहा था कभी भी स्थायित्व नहीं मिलेगा, इसको अस्थायी संतुलन अवस्था बोलेंगे। अस्थायी संतुलन अवस्था बोर्ड में पूछा जाता है, शर्त लिखिए, तो आपको स्थायी और अस्थायी संतुलन अवस्था की शर्त का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये कंडीशन दिमाग में रखनी है। तो अब हमने एक द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आए, अनंत से उसके लिए कार्य किया, और चूंकि वो कार्य है उसमें कुछ कार्य तो क्षेत्र ने खुद ने कर दिया, कुछ कार्य हमें करना पड़ा,
और वो कुल मिला के टोटल ज्ञात किया, क्योंकि हमें एक आवेश को ज्यादा आगे ले जाना था, एक को पीछे रखना था, तभी द्विध्रुव बन पाता है। तो उसके लिए हमने कार्य ज्ञात किया, फिर उसको घुमाया, जो हम कल कर चुके थे। इस टाइप से हमारे टॉपिक और ये चैप्टर, टॉपिक वाइज हमारा जो चैप्टर है वो सब यहाँ पे आज क्या हो गया, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, थ्योरी हमारी चैप्टर की कंप्लीट हो गई। इसके कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स भी है, जो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। न्यूमेरिकल्स क्या क्या काम आते हैं। एक तो आपको कुल विभव की गणना करने के सूत्र काम आते हैं। कुल विभव की गणना, जब भी आप कुल विभव की गणना करोगे कुल वर्ड आएगा, क्योंकि V हमेशा याद रखें कैसी राशि है, अदिश राशि है। V अदिश राशि होने से V बराबर सूत्र होता है K इंटू आवेश, खुद आवेश का योगदान होता है, जैसा भी हो, है ना, मतलब चिन्ह सहित आता है, यहाँ चिन्ह सहित लिया जाता है। जब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, नीचे क्या आता है उसके दूरी। ये बात का विशेष ध्यान रखें। आवेश ऋणात्मक होगा तो विभव माइनस में जाएगा, कम विभव हो जाएगा, अल्प विभव, ऋणात्मक विभव। प्लस में होगा उच्च विभव, धन विभव। इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्लस है तो प्लस लें, माइनस है तो माइनस है, जैसा है वैसे का वैसा प्रयोग करें। अब अगर इसमें मान लो सवाल, जैसे कई बार समबाहु त्रिभुज के सवाल आते हैं, समबाहु त्रिभुज से संबंधित आते हैं, आपको 3 आवेश दिए हुए होते हैं, तीनों इसके शीट्स पे लगे हुए होते हैं, है ना, यहाँ और यहाँ आवेश आपको दिए होंगे, Q1 Q2, जैसा भी उसका चिन्ह होगा, चिन्ह सहित ध्यान रखें। अब आपको इसके केंद्र पर पूछ लिया, आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि केंद्र पर जब विभव पूछेंगे, ये केंद्र पर आपको विभव V एट सेंटर अगर जब पूछा जाता है, तो ये वाली दूरियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूरी आपको पता होनी चाहिए। इस दूरी को अभी जैसे मैं मान लो नाम दे देता हूँ R। ये भुजा इसकी A हो गई, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या हो गई, मान लीजिए A हो गई। तो ये जो R दूरी है, जिसको हम बोलेंगे शीर्ष से केंद्र की दूरी, शीर्ष केंद्र दूरी जो आपको याद रखनी है, वो भुजा का √3वां भाग होती है। ये याद रखें आप, A/√3 याद रखें आप, इस चीज को काम आएगी आपके, A/√3 होती है। ये शीर्ष, ये A तो भुजा हो गई जो दी हुई होगी बटा √3। तो सूत्र के अंदर जब काम में लेंगे, क्योंकि आपको इस बिंदु पे निकालना है, तो ये दूरी काम आएगी। तो ये दूरी जो है शीर्ष केंद्र दूरी जो A/√3 हो जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात। और सभी स्थितियों में समान होगी तो आवेश चेंज होता रहेगा, आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। जैसे अगर इसी की बात करें तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप देखो, पहले आवेश के कारण तो हो जाएगा K पहला आवेश बटा दूरी, फिर वही K दूसरा आवेश बटा दूरी, K तीसरा आवेश बटा दूरी। मतलब ऑलमोस्ट इस टाइप के क्वेश्चन में K और R कॉमन, अंदर बचेगा Q1 Q2 Q3। आपको R की जगह क्या लिखना है, आपको R की जगह लिखना है A/√3, फिर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सिग्मा Q हो जाएगा। और फिर इसको क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। एक दो न्यूमेरिकल की हम बात भी करेंगे। और अगर मान लो इसके स्थान पे, आपने नोट कर लिया होगा, अच्छा टॉपिक है स्थायी अस्थायी संतुलन। अगर इसके स्थान पे कोई वर्ग आ जाता है, ये तो समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड हो गई, A पॉइंट समबाहु त्रिभुज। अगर हम भी बात करें वर्ग से संबंधित, वर्ग है ना, वर्ग से संबंधित अगर बात करें तो वर्ग स्क्वायर सबको पता ही है, उसमें 4 शीट्स होते हैं, है ना, जैसे कि मैंने चित्र में बता दिया है। तो 4 शीट्स हो गए, यहां से शुरू करते हैं Q1, मान लो Q2 Q3 Q4, 4 आवेश, और इसके केंद्र पर निकालना है। वही बात हो गई, ये चारों चीजें इधर से मिल रही है, दूरी ये हो जाएगी R। ये भुजा इसकी A हो गई, A भुजा हो गई। अब आप देखो, ये दूरी अपने लिए काम की है, आवेश बटा दूरी, ये हमारा टारगेट पॉइंट है। आपको यहाँ पे V का मान निकालना है, तो V एट O इज इक्वल टू, वही बात है, यहाँ पे K/R, फिर कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा Q1 Q2 Q3 और Q4। इसमें जो दूरी होती है, ये तो सूत्र हो गया इसका, यहाँ जो वर्ग हेतु, यहाँ वर्ग हेतु जो दूरी होती है किसकी, R, जिसको अपन बोलते हैं शीर्ष से केंद्र की दूरी, शीर्ष केंद्र दूरी जो है वो होती है A/√2, वहां A/√3 और यहाँ A/√2। याद रखें, भुजा A उसकी क्या होती है, भुजा बटा √2, उसको आप बदले रखें और बदले। ये अपने आप में सिग्मा Q है, ध्यान रखें। इस चीज को आप चाहो तो ये यहाँ से यहाँ तक के ब्रैकेट को आप
बराबर करके सिग्मा क्यू भी लिख सकते हो, समेशन क्यू लिख सकते हो ना, सबको जोड़ना है। चिन्ह सही, ध्यान रखें, चिन्ह का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर इसके अंदर कोई शम षटभुज आ जाता है, शम षटभुज आ गया, तो शम षटभुज के अंदर आपके बेंजीन स्ट्रक्चर हो गया, इस टाइप का बेंजीन स्ट्रक्चर है, और इसके केंद्र की बात करें तो इसमें 6 आवेश होंगे। देख लीजिए आप खुद को, आपको नजर आओगे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, ठीक है। ये ए भुजा है, समसट भुज है, समान भुजा है। अब आप देखो ये वाली भुजा, ये दूरी जो होगी ये R, ये भी दूरी R, ये भी दूरी R, ये भी दूरी R, दूरी R, सब दूरी R जो है, आप देखो इस चित्र के अंदर ये R जो है वो किसके इक्वल है, R इक्वल टू A। तो हम यहाँ लिखेंगे शीर्ष की केंद्र से जो दूरी है, केंद्र से दूरी जो है वो भुजा के समान है। किसके समान है? भुजा के बराबर। तो यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला V इक्वल टू K अपॉन R और समेशन Q हो जाएगा। समेशन में जितने चार्ज है वो सब आ जाएंगे 6 के 6, लेकिन विथ आपके सिंबल आएंगे। इस चीज का विशेष है। इस प्रकार हमने ये बात कर ली, कंप्लीट हुई हमारी बात। इसमें हमने न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया है। अगले लेक्चर में अपन न्यूमेरिकल को और डिस्कस करेंगे। और ये आज अपना टॉपिक यही कंप्लीट हुआ, चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।